नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 27 है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। देखिए, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आपके कल से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से करे होंगे ना, तो वो मॉक टेस्ट जो करने में बहुत आसानी रहेगी। और दावे से कहता हूँ मैं, 85+ स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 151, आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? यानी कि आदेश देने के लिए जो चिन्ह होते हैं आमतौर पर किस तरीके के होते हैं? तो गोल आकृति में लाल किनारे वाले। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, सड़क चिन्हों पर उद्देश्य क्या है? यानी सड़क चिन्हों का उद्देश्य क्या है? पर ने सड़क चिन्हों का उद्देश्य पूछा है। तो व्यवस्थित संचालन के लिए तो सही ऑप्शन हो जाएगा। सड़क सुरक्षा और कुशलता के लिए तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सड़क चिन्हों का उद्देश्य शहरी और गैर शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में सभी सड़कों पर सभी सड़क प्रयोगकर्ताओं के व्यवस्थित संचालन उपलब्ध कराकर सड़क सुरक्षा और कुशलता को संबंधित करना है या संबोधित करना है। क्वेश्चन नंबर 153, एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें कितनी मौलिक अपेक्षाएं होती हैं? अगर आप एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण करना चाहते हो तो कितनी मौलिक अपेक्षाएं होती हैं उसमें? तो 4। एक सड़क संकेत को प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें 4 मौलिक अपेक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 154, भारत में सड़कों को चिन्हित करने के लिए किस रंग का व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो सफ़ेद व पीले। देखिए, भारत में सड़कों को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद तथा पीले रंग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सफ़ेद रंग का प्रयोग सामान्यतः सड़क यानी कैरिजवे चिन्हों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए किस रंग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पीले रंग का। प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए पीले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन क्वेश्चनों को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और बस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट होने के बाद में देखना क्या कितना बेहतर आपको लगेगा इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 156, प्रशिक्षक लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है? तो 6 माह के लिए। इसमें आपने देखा होगा, जब कभी भी आप डीएल के लिए जाते हो तो पहले लर्निंग लाइसेंस बन के आता है। लर्निंग बनने के 1 महीना बाद आप अप्लाई कर सकते हो एलएमवी के लिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए कर सकते हो, लाइट लाइसेंस जिसको बोला जाता है। पर अगर आप नहीं करते 1 महीना बाद तो वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, जो लर्निंग लाइसेंस होता है, और 6 माह बाद जो है वो निरस्त हो जाता है। तो प्रशिक्षक लाइसेंस बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस को। तो प्रशिक्षक लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो 6 माह के लिए वैध होता है। इसे कतिपय शर्तों के मद्देनज़र मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। यानी इस लाइसेंस को जारी इसलिए किया जाता है ताकि आप जो गाड़ी वगैरह चलाना है वो सीख सको। उसके बाद में आपका टेस्ट होता है, उसके बाद में लाइट लाइसेंस आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या हैं? तो बहुत तेज गति से वाहन, बिल्कुल सही है। नशे में गाड़ी, सही है। ड्राइवर का ध्यान बांटने वाली चीज़ें, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए छोटी छोटी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। यानी सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हमें हर एक छोटी छोटी जानकारी का पता होना चाहिए, और छोटी छोटी सावधानियां बरतने से ही बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 158, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं? तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े हुए होंगे तो आपको दोबारा देखने को मिल रहे होंगे। पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहनों के इंजन में ईंधन का दहन होता है जो उत्सर्जन के रूप में वातावरण में आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि वायु प्रदूषण के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 159, पेट्रोल चालित वाहनों से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है?
तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और हाइड्रोकार्बन भी, यानी दोनों निकलती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन गैसें निकलती हैं। पेट्रोल चालित वाहनों से मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन आदि गैस निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 160, मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, अगर मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर फिर कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। देखिए 160 क्वेश्चन हो चुके हैं। 161वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही नहीं होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 161, कार्बन मोनोऑक्साइड में मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज़्यादा होती है, तो 200 गुना ज़्यादा होती है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज़्यादा होती है और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 162, केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संसाधन नियमावली 2004 कि किस नियम के अंतर्गत वाहन उत्सर्जन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो नियम 115 और नियम 116, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 163वां क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के निष्कास से उत्पन्न प्रदूषण के जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो राज्य परिवहन विभाग को। ना तो केंद्रीय परिवहन विभाग को, ना परिवहन मंत्रालय को, ना और इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, तो राज्य परिवहन विभाग को स्वचालित वाहनों के निष्कास से उत्पन्न प्रदूषण जांच की जो जिम्मेदारी है वो राज्य परिवहन विभाग को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 164, हाइड्रोकार्बन में लगभग कितने रसायन होते हैं, तो 300 रसायन होते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन में करीब 300 रसायन होते हैं, उसमें बेंजीन एवं पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आदि मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 165, वाहन चलाते समय प्रदूषण से संबंधित कौन सा वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है, तो पीयूसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है। देखिए, पीयूसी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेता है तो पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी गाड़ी चलाते समय पीयूसी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। गाड़ी का पीयूसी प्रमाण पत्र ये बताता है कि इससे होने वाला उत्सर्जन भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों से कम है। क्वेश्चन नंबर 166, भारत सरकार के किस नियम के तहत पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, तो मोटर वाहन नियम 1989। देखिए, मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 167, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वैध पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो धारा 190 का सब क्लॉज 2। देखिए, यदि आपके पास वैध पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मोटर वाहन अधिनियम की धारा 109 का सब क्लॉज 2 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जो पेट्रोल पंप होते हैं उनके बगल में दुकानें होती हैं जो पीयूसी बनाती हैं। हो सकता है आपने कभी ना कभी बाइक के लिए, गाड़ी के लिए बनवाया हो। क्वेश्चन नंबर 168, नई कार या बाइक के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र कितने साल के लिए वैध होता है, तो 1 साल के लिए। देखिए, नई कार या बाइक है ना तो उसके लिए तो होता है 1 साल के लिए, पर अगर पुरानी बाइक है या पुरानी गाड़ी है आपके पास तो वो 6 माह के लिए ही वैध होता है पीयूसी जो होता है। नई कार या बाइक के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध होता है, उसके बाद प्रत्येक 6 महीने में रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 169, प्रदूषण प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वाहन मानक के अंदर प्रदूषण कर रहे हैं, ये इसका प्राथमिक क्षेत्र है। प्रदूषण प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है
कि सड़क पर वाहन पर्यावरण प्रदूषण में अत्यधिक योगदान नहीं दे रही हैं। मोटर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में वाहन प्रदूषण मानक को किस नाम से जाना जाता है? तो BS-ES। देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न देशों में विविध प्रकार के अधिनियमों और मानकों का पालन किया जाता है। भारत में यह मानक BS-ES अर्थात भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, पूरे भारत में स्टेज 4 किस वर्ष लागू कर दिया गया था? तो पूरे भारत में ये 2017 में किया था। 2017 में स्टेज 4 पूरे देश में लागू कर दिया गया था। यह नियम वाहन उत्सर्जन के समय निकलने वाली हानिकारक गैसों की मात्रा पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 172, वाहन प्रदूषण से संबंधित नियम किस अधिनियम में परिभाषित हैं? तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। देखिए, वाहन प्रदूषण से संबंधित जो नियम है वो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में परिभाषित हैं। क्वेश्चन नंबर 173, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा में उल्लेख मिलता है कि नए वाहनों को 1 वर्ष तक वाहन प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं होती है? तो धारा 115 का सब क्लोज 7। मोटर वाहन अधिनियम 1989 के धारा 115 का सब क्लोज 7 के तहत नए वाहन के लिए 1 वर्ष तक वाहन प्रदूषण के जांच की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, आप कन्फ्यूजन में मत रहना कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 है या 88 है। देखिए, 88 में एक कानून आया था जो प्रभावपूर्ण तरीके से लागू हुआ था, वो 1989 में हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पे 89 इसका राइट आंसर होगा, जहाँ कहीं भी होगा। कभी 1988 आप मान लो 1988 में आया था, 89 में मतलब 88 में आया, लागू पूरी तरीके से जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 174, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर या वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग सकता है? तो धारा 116। देखिए, धारा 116 के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर या वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग कर सकते हैं। संदेह होने की स्थिति में पुनः जांच का आदेश भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, वाहनों के प्रदूषण जांच नहीं कराने पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? तो 10,000 रुपये का। देखिए, तय समय पर वाहनों के प्रदूषण जांच नहीं कराने पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये जो जुर्माने दोस्तों बढ़ाए गए हैं ना, ये जुर्माने जो भी हैं ये 2019 के अधिनियम से बढ़ाए गए हैं। जो 88 वाला अधिनियम था 89 में लागू हो गया था इस तरीके से। तो 2019 में जो अधिनियम लागू हो चुका था तो उसमें सभी जुर्माने बढ़ाए गए हैं और 2019 के बाद में कभी अभी संशोधन नहीं हुआ अभी तक भी। क्वेश्चन नंबर 176, वाहन पीयूसी प्रमाण पत्र में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी होती है? तो वाहन पंजीकरण संख्या, पीयूसी प्रमाण पत्र क्रमांक, उत्सर्जन परीक्षण की तिथि। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप पहचान ही लोगे। देखिए, वाहन पीयूसी प्रमाण पत्र में वाहन पंजीकरण संख्या, पीयूसी प्रमाण पत्र क्रमांक, उत्सर्जन प्रमाण पत्र, वैधता तिथि आदि की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 177, किसके अनुसार वाहन बीमा के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? तो भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए। देखिए, भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार वाहन बीमा के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 178, वर्तमान में भारत में कौन सा उत्सर्जन मानक सभी नए वाहनों पर लागू है? तो BS-6। वर्तमान में भारत में सभी और पंजीकृत नए वाहनों को उत्सर्जन मानकों में BS-6 पुनरावृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 179, BS मानदंड किसके मानकों पर आधारित है? तो यूरो मानदंड पर आधारित है। भारतीय मानदंड मत लगा देना दोस्तों, यूरो मानदंड पर आधारित है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी करा चुके हैं हम। BS मानदंड यूरोपीय उत्सर्जन मानकों यानी यूरो मानदंड पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 180, यूरो मानदंड पर आधारित BS मानदंड पहली बार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो सन 2000 में।
देखिए, भारत स्टेज या बीएस उत्सर्जन मानक सरकार द्वारा स्थापित एक उत्सर्जन मानक है जिनका सभी मोटर वाहनों को भारत में बेचने और चलाने के लिए अनुपालन करना होता है। बीएस मानदंड पहली बार सन 2000 में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 181, यात्री कारों के लिए पहला यूरोपीय निकास उत्सर्जन मानक किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये 1970 में। यात्री कारों के लिए पहला यूरोपीय निकास उत्सर्जन मानक सन 1970 में पेश किया गया था। वर्तमान में 30 से अधिक शहरों में BS6 ऑटो ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 182 है, यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के लिए जो किया गया था गठन, ये माशेलकर समिति का गठन किया गया था। यानी यूरो मानदंड से संबंधित है माशेलकर समिति। अभी माशेलकर समिति से संबंधित जो चीज़ें दे रखी हैं एक्सप्लेनेशन में, उन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए, 1999 में देश की शीर्ष अदालत ने एक फैसले में जून 2000 तक सभी वाहनों के लिए भारत 2000 मानदंड को पूरा करना अनिवार्य कर दिया। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने माशेलकर समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। क्वेश्चन नंबर 183, माशेलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थीं? तो इस समिति ने यूरो मानदंड आधारित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप की सिफारिश की, तो अभी हमने पढ़ा है की थी। इसके अनुसार इसे पहले प्रमुख शहरों में लागू किया जाए। यानी इसका जो कहने का मतलब था माशेलकर समिति का कि जो यूरो मानदंड है इन्हें पहले शहरों में किया जाए, तो शहरों में लागू किया जाए, ये भी सिफारिश थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सन 2003 में सरकार राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति ने जारी की सरकार ने, तो ये भी सही है उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बस हमें यह याद रखना है कि 2002 में माशेलकर समिति की रिपोर्ट आई थी और इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 184, BS6 ईंधन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा कितने प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होती है? तो 20 से 40 माइक्रोग्राम। देखिए, BS6 ईंधन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा 20 से 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होती है, जबकि BS4 में यह 120 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक होती है। दोस्तों, जो क्वेश्चन फैक्ट वाले होते हैं ना, उन्हें आप लिख लिया करें, क्योंकि जब हम लिख लेते हैं किसी क्वेश्चन को तो वो समझने में आसानी हो जाती है उसे। क्वेश्चन नंबर 185, BS6 मानक ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 की तुलना में कितने गुना कम हो जाती है? तो 5 गुना। देखिए, BS6 मानक ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 संस्करण की तुलना में 5 गुना कम हो जाती है। ईंधन में मौजूद सल्फर सूक्ष्म कण उत्सर्जन में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 186, भारत में किस वर्ष भारत चरण 3 मानदंड लागू किया गया था? तो सन 2010 में। भारत में अक्टूबर 2010 से पूरे देश में भारत चरण 3 लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 187, भारत स्टेज 6 अनुपालन पेट्रोल वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 25% की कमी आएगी। देखिए, BS6 अनुपालन से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 25% की भारी कमी आएगी। दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी हमने 27 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप देखोगे एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा क्या इनसे कितना बेनिफिट देखने को मिला है, कितना बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि शुरू में तो हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना आया हो, पर जो भी स्टूडेंट लगातार जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार नहीं जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट जो है लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, और उन्हें फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 1 से 27 तक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। सीधे तौर पर 850 से तो ज़्यादा क्वेश्चन ये सीधे क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन में भी आपको पता होगा एक्सप्लेनेशन जब कराया जाता है तो 1-2 क्वेश्चन और निकल जाता है। कम से कम मेरे हिसाब से 1500 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देखोगे एग्जाम में तो भाई यहीं से देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। बाकी उम्मीद हमारी तरफ से यही थी कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ये जो बुक है
इस बुक में जिस तरीके का भी कंटेंट था, वो कंटेंट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत ही अच्छा कंटेंट था दोस्तों। और जो भी मॉक टेस्ट हैं वो भी शुरू हो जाएंगे कल से, आपके जो है मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनके साथ आप ज़रूर जुड़ें, आपको बेनिफिट रहेगा उनके साथ जुड़ने पर भी। धन्यवाद।